नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञानी आईएएस में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताइए कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जिससे कि हम अपने लेक्चर में आपके लिए और इम्प्रूवमेंट के साथ में वीडियो लेकर आ सकें। आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो हमें जरूर मोटिवेट करेंगे, तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था पेलियोलिथिक एज के बारे में कि कैसे पेलियोलिथिक एज के लोग रहते थे। देन उसके बाद में हमने देखा था मीजोलिथिक पीरियड के बारे में, नियोलिथिक पीरियड के बारे में उसके बाद हमने देखा था, एंड देन हमने देखा था चाल्कोलिथिक पीरियड के बारे में। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। पेलियोलिथिक एज को तीन भागों में हमने डिवाइड किया था: लोअर पेलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड एंड अपर पेलियोलिथिक पीरियड। इसमें देखा था हमने कि कैसे पहले इंसान जंगलों में रहता था, फिर वो धीरे धीरे करके मैदानी इलाकों में आया ड्यू टू ऑफ स्टोन अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये स्टोन पीरियड था। वहाँ पे वो लोग जो उनके लिए जो प्रमुख हथियार हुआ करते थे वो स्टोन्स के बने होते थे। तो यहाँ पे लोग स्टोन की तरफ, इसलिए वो हिली एरिया में रहना स्टार्ट कर गए थे। उसके बाद में पेलियोलिथिक एज के बाद उन्होंने मीजोलिथिक पीरियड में उनका थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ था। अभी भी ये लोग फूड गैदरर और हंटर भी हुआ करते थे, बट इस पीरियड में उन्होंने पेलियोलिथिक पीरियड से भी अच्छे स्टोन के टूल्स बना लिए थे। उन्होंने पेंटिंग्स वेंटिंग्स भी वाली वो चीजें करने लगे थे वो। मीजोलिथिक एज के बाद में जो नियोलिथिक पीरियड है, इसको रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इस पीरियड में इन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था। एग्रीकल्चर ये लोग करने लगे थे, सेटल लाइफ ये लोग जीने लगे थे। और इसके साथ ही साथ इन्होंने बहुत अच्छे टूल्स भी बना लिए थे, जो कि वो क्या बोन्स के होते थे, एनिमल्स की जो बोन्स होती थी उनके वो मतलब टूल्स बनाते थे, स्टोन की भी बना रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने इसमें कॉपर की खोज कर ली थी इस पीरियड में। तो वो कॉपर्स का भी यूज करने लगे थे अपने स्टोन्स में, उस स्टोन के साथ में मिला के, जैसे कि वो कुल्हाड़ी बनाने लगे थे या कुछ और, जैसे कॉपर मेल्टिंग टेक्निक से वो सीख गए थे, तो कॉपर के वो हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने न्यूलिथिक पीरियड में। ट्रांसपोर्टेशन करने लगे थे, क्योंकि उन्होंने व्हील डिस्कवर कर लिया था। व्हील डिस्कवर करने के साथ उन्होंने फायर की भी डिस्कवरी कर ली थी, वो फायर जलाना सीख गए थे, जिससे वो फिर पका हुआ मीट खाने लगे थे। इतने सारे चेंजेस हुए थे इस पीरियड में, इसलिए इसको रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। उसके बाद में हमने देखा था चाल्कोलिथिक पीरियड के बारे में। इसमें क्या हो रहा था कि उन्होंने उस जो पीरियड न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन में जितने सारे उन्होंने जो चेंजेस लाए थे अपनी सिविलाइजेशन में, उसको और आगे लेके गए। और इसमें उन्होंने टिन की खोज कर ली। टिन की खोज करने के साथ उन्होंने जब इसको कॉपर के साथ मिलाया तो उन्होंने ब्रॉन्ज बना लिया था इस पीरियड में। तो आपको चाल्कोलिथिक पीरियड में इसको लेटर फेस होता है, उसमें ब्रॉन्ज की वो डिस्कवरी कर लेते हैं, ब्रॉन्ज बना लेते हैं। और वो इसलिए इसको बाद में हम बोलते हैं कि इसको जो चाल्कोलिथिक पीरियड है, इसको हम कॉपर ब्रॉन्ज एज के पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो इतना तो हमने अभी पढ़ लिया था। इसके बाद में जब हमारा अब नेक्स्ट जो है वो है आयरन एज के बारे में। अब आयरन की खोज होने वाली है। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा चेंजेस होने वाला है यहाँ की सिविलाइजेशन के बारे में। आयरन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी होता है इस पीरियड के लिए, ये पूरी जो सिविलाइजेशन है पूरी बदल के रख जाती है। और ये स्टार्ट होता है बेसिकली 1000 बीसी के अर्ली पीरियड से। यहाँ पे जो आयरन की खोज से इन्होंने क्या किया, अपने जो हाउस होल्ड के जो कुछ आर्टिकल्स थे उनके और जो एग्रीकल्चर टूल थे वो बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था आयरन से। आयरन की खोज से क्या हुआ कि इन्होंने जो उनका जो हल हुआ करता, जैसे लोग खेती करते थे, वो इससे पहले वुड का हुआ करता था, लकड़ी का। अब उन्होंने उसकी जगह पे आयरन यूज करना स्टार्ट कर दिया। जो लकड़ी होती है वो जमीन में ज्यादा अंदर तक नहीं जा सकती गहराई में, कितना भी आप नुकीला कर लो कैसे भी कर लो, बट जो आयरन था वो काफी गहराई में अंदर जा सकता था। जिससे कि उनका जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है एग्रीकल्चर में। और इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि उनके पास बहुत सरप्लस अमाउंट में एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो गया था। एग्रीकल्चर में अगर बहुत ज़्यादा सरप्लस अमाउंट में होता है तो उनका ट्रेड भी इंक्रीज हो गया था। ट्रेड बहुत लोग अच्छी तरह से इंक्रीज कर रहे थे वो लोग, इसके साथ ट्रेड इंक्रीज होगा तो आपकी इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी। इकोनॉमी इंक्रीज होगी तो आपकी वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी, आप रिच होने लगोगे। और जिससे वो स्टेट फॉर्मेशन होने लगा था उस पीरियड में। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे स्टेट्स उभर के आ रहे थे। उनका जो अर्बनाइजेशन था वो इंक्रीज होने लगा था, क्योंकि
जो हमारे चालकोलिथिक पीरियड में थे वो इकोनॉमी थी, वो रूरल इकोनॉमी थी। बट यहाँ पे अर्बनाइजेशन इंक्रीज होने लगा था और वो लोग मेल्ट करना सीख गए थे बहुत अच्छी तरह से मेटल्स को, और उसके वो नए नए वेपन्स बना रहे थे। आयरन से क्या होता था कि आयरन की डिस्कवरी इतना बड़ा चेंज लेके आती है कि उन्हें आयरन के आप जो देखिए ना टूल्स, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्गर टूल्स होते हैं आयरन के। तो वो लोगों ने आयरन को मेल्ट करके उनके अच्छे अच्छे नए नए हथियार बनाना सीख लिए थे, जो कि उन्हें शिकार में मदद कर रहे थे, उनकी डेली लाइफ में रोजमर्रा की चीजों में जो उन्हें जरूरत पड़ती थी अपने वेपन्स की, उसमें वो लोग यूज कर रहे थे उसका। तो आयरन उनके लिए बहुत ज्यादा चेंज लेके आता है। ये लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव थे, क्रिएटिव होने के साथ ही साथ ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी क्रिएशन लेके आ रहे थे, अलग अलग टाइप के अनाज उगा रहे थे, अलग अलग टेक्निक से वो लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, जिससे उनका जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाता है। क्रिएटिव तो वो थे ही क्योंकि उन्होंने मेल्टर जो मेल्ट करना टेक्निक होती है, नए नए वेपन्स बनाना, ये क्रिएटिव पर्सन ही तो कर सकता है, एक नॉर्मल पर्सन ये सब चीजें नहीं कर सकता है। और जो आयरन एज का जो पीरियड है वो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो वैदिक एज का जो पीरियड है वो आयरन एज के पीरियड्स को ही बोला जाता है। आयरन एज में हम और देख लेते हैं कि अब थोड़ा सा वो देखते हैं कि किस मेटल्स को मिलाने से कौन सी चीज हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे कि कॉपर और जिंक को मिलाने से हमें ब्रास मिल जाता है। आयरन और क्रोमियम को मिलाने से स्टेनलेस स्टील हमें प्राप्त हो जाती है। आयरन एंड मैग्नीज को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें स्टील मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉपर और टिन को मिलाने से हमें ब्रॉन्ज मिल जाता है, जो कि उन्होंने सीख लिया था बनाना। सदर्न इंडिया में जो आयरन है वो आता है सीधा डायरेक्ट स्टोन के बाद। जी लोग डायरेक्ट स्टोन के एज के बाद उनके पास में आयरन आ जाता है। ये लोग कॉपर वॉपर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं अवेयर थे, इनके पास में ये नहीं आता। इनके पास में सीधा ये लोग स्टोन एज में थे, स्टोन एज से देन आफ्टर ये लोग सीधा आयरन एज में ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं। आयरन एज में हम देखते हैं कि जो यूज था स्टोन का, कॉपर का, ब्रोंज का और आयरन का अभी भी चल रहा था। मतलब आयरन की डिस्कवरी तो हो गई थी बट उन्होंने अभी भी ब्रोंज का यूज करना जारी रखा, कॉपर का भी यूज करना जारी रखा एंड स्टोन का भी अभी तक वो लोग यूज कर रहे थे। और इस टाइम पे क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े स्टोन्स का भी यूज होने लगा था, मेगालिथिक टॉम्स जिनको हम बोलते हैं। जैसे कि इसमें इन पिक्चर्स में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, ये देखिए कितने बड़े बड़े स्टोन्स का वो लोग यूज कर रहे थे। ये देखिए ये कितने बड़े बड़े स्टोन्स हैं ये लोग, इनका यूज भी इस पीरियड में हो रहा था, जिनको हम बोलते हैं डॉलमेंस। डोमेन्स ये होते हैं अपना, ये अपना डोमेन्स है। ये बड़े बड़े पत्थर को एक रख दिया उसका। कैंस, कैंस हो गया, क्रोमलेच, ये मेगालिथिक टॉम थे जो कि बताते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन को, जो ट्रांजिशन पीरियड था कॉपर और ब्रॉन्ज एज का से डायरेक्ट इन जो आयरन एज में आने वाला, इस पीरियड में ये सब चीजें हमें हो रही थी। यानी कि जो कॉपर ब्रॉन्ज एज के बाद का जो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था, ट्रांजिशन पीरियड था, आयरन की एज की तरफ जा रहा था, उस पीरियड के बीच में ये सब चीज हमें बड़े बड़े पत्थरों वाली चीजें देखने को मिलती हैं। इस टाइप जो आयरन एज है उसकी जो साइट्स थी वो हमें हर जगह से मिली है, ऑल ओवर इंडिया। कहीं भी चले जाओ आप इंडिया में, वहां हर जगह से आपको ये साइट मिली है। जैसे कि आसाम, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल इंडिया, गुजरात, कश्मीर, सारी जगह से हमें आयरन एज की साइट्स मिली हैं। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स फाउंड हुई हैं साउथ इंडिया में, वो हुई हैं कर्नाटका और जो डेक्कन वाला एरिया है वहां से हमें साइट्स प्राप्त होती हैं। यहाँ पे साउथ इंडिया में मेजर साइट्स जो मिलती हैं वो इसी एरिया से हमें मिलती हैं। और जो आयरन मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं इस पीरियड के हमें साउथ इंडिया से, वो बेसिकली प्री हिस्टोरिक पीरियड के और हिस्टोरिकल पीरियड्स के होते हैं। इनको हम दोनों को पढ़ चुके हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है। तो एक बार थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं, अगर जो हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, ये पहला लेक्चर देख रहे हैं, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड वो होता है जिसमें हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस सिर्फ पता होते हैं और कोई भी सोर्स पता नहीं होता है, वो होता है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड। और हिस्टोरिकल पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी पता है, लिटरली सोर्सेज भी पता है, और हमने उन सोर्सेज को पढ़ भी लिया है, डिकोड कर लिया है कि वो लोग कौन सी भाषा का यूज करते थे। तो वो हमारा हो जाता है हिस्टोरिकल पीरियड। मेजर द्रविडियन लैंग्वेजेस थी ना, वो इस टाइम पे स्टैब्लिश हुई थी आयरन एज में। ये हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। साउथ इंडिया में आपने देखा होगा द्रविडियन शब्द, आपने जब सुना होगा वो साउथ इंडिया से ही सुना होगा आपने कि साउथ इंडियन लोग द्रविडियन लोग हुआ करते थे। तो मेजर द्रविडियन लैंग्वेज का भी इसी टाइम पे हमें आविष्कार होने को मिलता है। और ये मेजर द्रविडियन लैंग्वेज कौन सी थी, मेजर द्रविडियन उनको हम जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मेजर जो लैंग्वेज है द्रविडियन वो थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा,
मलयालम, ये जो मेजर लैंग्वेज है वो यहाँ पे इमर्ज हो रही थी इस पीरियड में, आयरन एज में, जो जो द्रविडियन लैंग्वेज है। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, या क्वेश्चन बन सकता है कि द्रविडियन लैंग्वेज कौन सी है, इनमें से कौन सी है, या आपको पेयर में दे देंगे, 3-4 लैंग्वेज दे देंगे कि इनमें से बताइए कि ये द्रविडियन लैंग्वेज है कि नहीं है। और इसके अलावा ये तो मैंने आपको बताया मेजर द्रविडियन लैंग्वेज, बहुत सारी और भी द्रविडियन लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि तुलु, कुडावा, गोंडी, ये स्मॉल स्मॉल और लैंग्वेज हैं और बहुत सारी होती हैं, बट आपको ज़्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, आप कहाँ तक याद रखोगे। तो आप मेन मेन याद रख लीजिए, जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ा हो गया, मलयालम हो गया। तो जिससे कि आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि द्रविडियन लैंग्वेज ये होती हैं, और ये सारी जो लैंग्वेजेज हैं द्रविडियन लैंग्वेज, वो आयरन एज के पीरियड में ही स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अराइवल था आर्यंस का, हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे आर्यंस के बारे में। तो जो आर्यंस का अराइवल होता है वो बेसिकली जो वैदिक पीरियड वाला एज होता है, जो वैदिक पीरियड के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम कि अराइवल हो रहा है, आर्यंस आ गए हैं। और जो पीरियड था वो यही था, आयरन एज का ही पीरियड वो था। जो वैदिक पीरियड है वो आयरन एज का ही पीरियड है। यहाँ पे जो जैनिज्म और बुद्धिज्म इमर्ज होते हैं वो आयरन एज में ही होते हैं। जो महाजनपदा था, जो महाजनपद के बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में, जो फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन थी ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो तीन जो महाजनपद डेवलप हुए थे गंगा रिवर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, वो थी महाजनपदा, और गंगा रिवर पे स्टेब्लिश हुई थी वो। और वो थी कौन से पीरियड में, आयरन एज में। आप देख रहे हो सिग्निफिकेंट इस आयरन एज की कि कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है इस आयरन एज की, कितनी सारे चेंजेस आ रहे हैं इस आयरन एज में, कितना कितना कुछ हुआ है इस आयरन एज की टाइप पे। अतरंजी खीरा, वन ऑफ द मेजर इंपोर्टेंट साइट ऑफ आयरन एज इज अतरंजी खीरा, जो कि यूपी में है, ये इसी पीरियड को बिलोंग करती है। अब थोड़ा सा जो आयरन एज का जो पीरियड होता है उसके बाद में आता है मेगालिथिक पीरियड। मेगालिथिक से नाम से ही स्पष्ट है कि मेगा, मेगा मतलब लार्ज, और लिथिक का हमें पता ही है, मतलब लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो लार्ज स्टोन्स का यूज हुआ था इस पीरियड में, इसलिए इसको बोलते हैं मेगालिथिक पीरियड। तो जैसे कि जो आपके जो हौसले हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, वो भी तो किसी एक बड़े सपने से कम नहीं है। अपने हौसलों को इतना बुलंद कर लो कि कोई उसे डिगा ना पाए, और लक्ष्य इतना साफ दिखे कि तू आसमान को चीर के भी पार कर जाए। तो आपका फोकस इतना ज्यादा होना चाहिए, आपका एम इतना क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे ये आईएएस करना है और बनना है। और इसमें कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाएं, कितनी भी कठिनाइयां आए, कोई भी कुछ भी कहे, हमें डगना डिगना नहीं है और अपने लक्ष्य को पाना है किसी भी हालात में। अगर आप इस मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे तो आप आसानी से यूपीएससी को क्रैक कर जाएंगे। तो अब आगे हम देखते हैं लार्ज स्टोन, जो कि मेगालिथिक पीरियड का ही, जिसको बोलते हैं लार्ज स्टोन का इसमें यूज हो रहा था। और बेसिकली जो इस एज को बोलते हैं ना लार्ज स्टोन, आपने सुना होगा कहीं, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा सा इससे पहले थोड़ी सी प्री पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि जो अशोकन पिलर थे, जो अशोकन पिलर थे उसमें भी आपने देखा होगा बड़े बड़े पत्थर थे, उन पे कर पत्थर हुआ करते थे, उसमें लिखा हुआ करता था। बहुत सारे वाले आपने जो सिंह की आकृतियां देखी होंगी हैं, और उसमें आपने जो आज का हमारा नेशनल एम्बलेम है वो भी आपने देखा होगा। उसमें जो मतलब जो बना रहता है ना, जो इसको कहते हैं अशोक, अशोका चिन्ह, अशोका चिन्ह आपने जो देखा होगा, वो सारे बने होते थे अशोकन पिलर में, बड़े बड़े पिलर्स में, जिसमें आपने ये देखा होगा सांची स्तूप देखा होगा, है ना, उस टाइम पे जो होते थे। तो ये सब चीजें क्या है, ये मेगालिथिक पीरियड ही तो है ये, जिसमें बड़े बड़े स्टोन्स यूज हो रहे हैं। एंड देन अब हम देखते हैं जो लार्जेस्ट, जो इसमें हम देखते हैं कि 1000 बीसी में ये मेगालिथिक पीरियड है वो चलता है, और अर्ली सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा तक ये रहता है। ठीक है, ये बेसिकली जो मेगालिथिक पीरियड है वो बेसिकली कंसंट्रेट करता था आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अशोकन इंस्क्रिप्शन था, उसको बहुत ज्यादा और ग्लिम्स दे देता है इस पीरियड को। चोला, चीरा और पांड्या भी इस पीरियड से ही
कनेक्ट करते हैं अपने आप को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी चोला चेरा पांड्या किंगडम की, वो इस पीरियड में ही रहती हैं। और इसमें क्या होता था कि हम इसमें देखते हैं कि जो बड़े बड़े पत्थर थे ना, जैसे पहले क्या होता था कि जो डेड बॉडी हुआ करती थी उसको जब शुरुआत में जो फ्रंट यार्ड था हाउस का उसमें, उसके बाद में फ्लोर ऑफ द हाउस कर देते थे। और जो बरी करते थे उसमें अब क्या करने लगे थे, जैसे कि ये किसी की ग्रेवयार्ड है और यहाँ पे वो लोग बड़े बड़े पत्थर से उसको थोड़ा सा एनसर्कल कर देते थे बड़े बड़े पत्थरों से, जो ग्रेवयार्ड थी। तो वो स्टार्ट हो गई थी इसमें मेगालिथिक पीरियड में। ये बड़े बड़े स्टोन से जो ग्रेव्स थी उसको एनसर्कल कर दिया करते थे। अर्न बरियल प्रैक्टिस भी इस पीरियड में स्टार्ट हुई थी। अर्न बरियल प्रैक्टिस क्या होता था कि जो एक पॉट्स होता ना, जैसे हमने हम अभी भी हमारे हिंदू धर्म में ये अभी भी मानता है कि जो जो उसकी जो अस्थियां होती हैं, अस्थियों को एक कलश में रख लेते हैं, वो जो उसकी होती है उसको बाद में फिर कहीं पे उसको सराए आते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं ना उसको अर्पण कर देते हैं। आप किसी नदी में जो होली रिवर्स हैं उनमें आप जाते हैं। बट इसमें ये लोग क्या करते थे कि जो उसकी जो अस्थियां होती थी, जो राख होती थी ऐश वगैरह, तो उसको एक उसमें रख देते थे अपना बर्तन में। ये लोग अभी भी एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कर रहे थे, ये लोग हंटिंग भी करते थे, गैदर भी करते थे। ये सारी चीजें अभी भी चल रही थी मेगालिथिक पीरियड में भी। बेसिकली जो मेगालिथिक पीरियड है वो फाउंड होता है बेसिकली पेनिसुलर इंडिया में, केरला में, तेलंगाना, एपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सारी साइट्स हमें मिलती हैं मेगालिथिक पीरियड की, इस वाले एरिया से ज़्यादा मिलती हैं। तो हमने देखा कि कैसे पहले आयरन एज, आयरन की डिस्कवरी होती है, उससे एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ता है, उनकी इकोनॉमी इंप्रूव होती है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है, उनकी जो अर्बनाइजेशन इंक्रीज होता है, स्टेट का फॉर्मेशन होता है। कैसे जो आयरन पीरियड में ही अपना जो वैदिक वाला पीरियड है, आयरन पीरियड में वो वैदिक होता है, अराइवल्स होता है आर्यंस का इसी पीरियड में, आयरन पीरियड में। और जो महाजनपद थी वो भी इसमें इमर्ज होती हैं। महाजनपद जो कि गंगा रिवर की बैंक पर जो डेवलप होती है महाजनपदा। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी इसमें। उसके जो इसमें मेगालिथिक पीरियड भी हम देखते हैं, इसमें इसमें लार्ज स्टोन्स का यूज हो रहा था। ये लोग अपने जो ग्रेवयार्ड थे उसमें लार्ज स्टोन से उसको एनसर्कल कर दिया करते थे। अनबरियल प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो गई थी। और लेकिन ये अभी भी एग्रीकल्चर भी कर रहे थे, फूड गैदरिंग भी करते थे और हंटिंग भी करते थे। और इसके साथ ही साथ हमने देखा कि जो मेगालिथिक साइट्स हैं वो किस किस एरिया से हमें मिल रही हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कि मेगालिथिक पीरियड में जो साइट्स थी वो बेसिकली किस इस एरिया से थी, पूछ लेंगे, वो स्टेट पूछ सकते हैं कि ये मतलब कि मेगालिथिक साइट्स यहाँ से मिली थी कि नहीं मिली थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम ये आपको बता देते हैं कैसे वो एनसर्कल करते थे अपनी जो ग्रेप्स हो। देखो ये है, इस पिक्चर से आपको एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे वो लोग ग्रेप्स को एनसर्कल करते थे। और ये थी अनवरियल प्रैक्टिस, जो कि मैं बता रहा था, किसी एक बर्तन में वो उनकी जो एशेस होती थी उनको रख लेते थे। अभी भी हिंदुज़म में करते हैं, बट वो इन एशेस को किसी होली रिवर्स में अर्पण कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एनसर्कल ऑफ ग्रेवयार्ड एंड दिस इज अनवरियल प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ हम इम्पोर्टेंट साइट के बारे में भी देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आयरन एज फेस की। तो वो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जूना पानी महाराष्ट्र, मस्की कर्नाटका, हल्लूर कर्नाटका, ब्रह्मगिरी कर्नाटका, सनूर तमिलनाडु, बुरजहम कश्मीर। ये जो साइट्स हैं वो सारी साइट्स हमारी आयरन एज को बिलोंग करती हैं। तो हमें सारी चीज़ें अब देख ली हैं कि आयरन एज में क्या क्या हुआ था, उसके बाद मेगालिथिक पीरियड क्या है और कौन कौन सी साइट्स हैं, इन साइट्स के क्या क्या फीचर्स हैं, इस जो भी सिविलाइजेशन थी कैसे इमर्ज हो रही थी इसमें, और इन पीरियड के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं। ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली हैं। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको जितना जल्दी हो सके उतना अच्छे से रिप्लाई करने की कोशिश करेगी।
और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है इन वीडियो से रिलेटेड, आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने कमेंट से हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम आगे के जो लेक्चर्स आएंगे आपके इन कमेंट को ध्यान में रखकर बनाएंगे, जिससे कि आपकी स्टडी में और एक बूस्टअप आ सके। अगर आपको जो एंशियंट हिस्ट्री की, कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री की आपको पीडीएफ हमसे चाहिए, तो आप हमसे info gyani.ias@gmail.com पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री की प्रिंटेबल पीडीएफ, जो कि हम अभी ऐसे जो पढ़ा रहे हैं इसी टाइप की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे कि आपको रिविजन्स में आसानी हो, जैसे कि उस टाइम पे आपको बार बार ये लेक्चर्स ना देखना पड़े और आप एक बार में वो रिविजन्स को, इसको लेक्चर्स को देखने के बाद आप उस पीडीएफ से रिविजन्स कर सको। तो आज के लिए इतना ही है। आप हमारे साथ बने रहिए और अपने वैल्यूबल फीडबैक जरूर देखिए, दे दीजिए हमें, जिससे कि हम अपने लेक्चर्स को और इम्प्रूव कर सकें। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अलग अलग अच्छे से वीडियो बनाकर लेकर आ सकेंगे। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।